अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपकी खिदमत में मारूफ मज़ार निगार व शायर अज़ीम काजी की ज़ेर तबाह किताब घोड़ा पौड़ी किस्त बार पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप इस कहानी में अज़ीम काजी के लतीफ़ हिस्से मज़ाक से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नाज़रीन, घोड़ा पौड़ी की तमाम किस्तें देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। कहानी शुरू करने से पहले मुसन्नफ़ का हल्का फुल्का तारफ़ ज़रूरी है। इस सिलसिले में अपनी किताब में वो ख़ुद यूँ रकम तराज हैं। काजी अब्दुल गफ़ूर नाम है और उस्ताद मोहतरम हज़रत आज़म तौकीर ने बग़ैर सोचे समझे अज़ीम काजी के ओहदे पर फैज़ कर दिया। 2 नवंबर 1976 को शहर कबूला के करीबी गांव 93B में पैदा हुआ। वालिद ग्रामी काश्तकारी जैसे बेफैज़ शोबा से वाबस्ता हैं और ताहयात रहेंगे इंशाअल्लाह। वाजबी सी तालीम अपने गांव की ठंडी छाँव में हासिल की और आला तालीम हासिल करने की गर्ज से दीपालपुर शरीफ की सरजमीन पर कदम रखे। यहाँ तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ़ अनवा के उलूम व फ़नून मुख्तलिफ़ असातिज़ा से सीखे और मज़ीद ज़लीलो ख्वार होने के लिए लाहौर की सरजमीन को मुक़द्दस जाना और मुँह उठाए चले आए। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं घोड़ा पौड़ी की वीडियो। नाज़रीन, चलिए देखते हैं अज़ीम काजी की मशहूर कहानी घोड़ा पौड़ी की चौथी किस्त। सियाणों ने सच कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बचपन में इस लाठी की ज़ियारत तो होती रहती थी स्कूल के ज़माने में, और भैंस को भी कई एक बार सारे गांव के जमाशुदा साफ़ सुथरे पानी में अटकेलियाँ करते देखा था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को कभी इकट्ठे नहीं देखा था। अगरचे हमारा ताल्लुक़ भी भैंस घरानों से ही है, हमें बचपन में बताया गया था कि ये नहायत ही शरीफुल नफ्स चौपाया है, हमें दूध देता है और इसके अलावा बहुत सी कारामद चीज़ें बरामद करता है। इसके दूध से पानी, क्रीम और मुख्तलिफ़ अक़साम की गैसें तैयार होती हैं। खालिस दूध सिर्फ गांव वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ये खालिस चीज़ शहर वालों के लिए नहायत ही मुज़र सेहत है, इसलिए मिलावट शुदा दूध शहरियों के लिए स्पेशल तैयार किया जाता है। इसके अज्जाए ख़ास में खाद, बाल सफ़ा पाउडर, खंड, खारा मिट्टी, खारा पानी और इसकी सफ़ेदी को बरकरार रखने के लिए ज़हूर राजा जानी, पीली पत्ती, गुरु, सौंफ और हल्का चूना लगा दिया जाता है, जिससे ये तरोताज़ा लगता है और सेहत बख्श होता है। इस तैयारशुदा दूध से दही, पनीर, क्रीम और मलाई को अलग अलग कर दिया जाता है और बवक्ते ज़रूरत तमाम छोटे बड़े शहरों में डब्बों की सूरत में बरास्ता सेल एजेंट नहायत महंगे दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है। और आगे चलकर यही तैयारशुदा दूध मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों को दावत तोआम देता है, जिससे हस्पतालों की रौनकें दुबाला और चूलिस्तान के बासियों की तरह भूखे प्यासे बेचारे डॉक्टरों की रोज़ी रोटी का चक्कर भी चल जाता है। अगर ये दूध ना हो तो डॉक्टर हजरात बिल्कुल फारग हो जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फारग हो और फारग बैठा हो और फारग बैठकर मक्खियाँ मार रहा हो। वैसे तो ये काम अब काफ़ी गैर मुनज़्ज़म तंजीमें कर रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तंजीमें छुप कर वार करती हैं, जबकि ये सितम ज़मा सरे आम इंसानों को मौत की वादी में पहुंचा रहे हैं। ये लोग ख़ानदानी मनसूबा बंदी वालों से इल्हाक़ शुदा होते हैं और बेकायदा तौर पर बेचारे मनसूबा बंदी वालों से टैक्स वसूल करते हैं। हमारे मुल्क के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, किसी भी मुल्क में ऐसा निज़ाम राइज नहीं है जो हमारी इस पाक सरज़मीन पर है। फ़र्ज़ किया आप मरीज़ हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह आपको उम्र फ़िज़र अता फ़रमाए, आमीन। अस्पताल पहुँचे हैं, अब आपको पर्ची बनवाना है। वो चंद सिक्कों के एवज़ आपको ज़रूर और ठीक 2 या 2.5 घंटों में मिल जाएगी और उस वक्त इंशाअल्लाह तमाम डॉक्टर घरों में बड़े सुकून से आराम फरमा रहे होंगे और आप हंसते मुस्कुराते डॉक्टर्स को दुआए मग़फ़िरत से नवाजते हुए आएंगे और अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, जैसे तमाम उम्र का बोझ अभी अभी सर से उतरा हो। ओ बस भी ख्वाजा परवेज़ मरहूम की तरह लिखते लिखते कहाँ निकल गया। खैर,
हम गधा गाड़ी पर सवार थे। सड़क साफ़ सुथरी और ठंडी थी। ऐसा साफ़ सुथरा माहौल देखकर गधी इतनी तेज़ दौड़ी कि हवा से बातें करने लगी। मैंने सोचा वाकई ये आम गधी नहीं है, अवार्ड याफ्ता है। हालांकि उम्र और शक्ल से बिल्कुल मालूम नहीं होती थी कि इतनी टैलेंटेड है। सियाने लोग सच ही कहते हैं कि टैलेंट का अंदाज़ा शक्ल, उम्र और कद काट से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि ये तो एक ऐसी खूबी है जो फ़नकार के अंदर छुपी होती है और वक्त आने पर सब पर यहाँ बल्कि ख्वाहिश हो जाती है। इतनी तेज़ गधी को दौड़ते देखकर हमारे अलावा सब हैरान परेशान थे। गधी ने एक चिंगची रक्शे को ओवरटेक किया तो इसके दिल में जज्बा हसद ने जन्म लिया। ड्राइवर ने भी रक्शे के कान मरोड़े और रेस लगाना शुरू कर दी। इसके देखा देखी एक और उस्ताद रक्षा ने दौड़ लगा दी, मगर पहले वाले की पसपाई देखकर उस्ताद रक्षा ने इरादा मुलतवी कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक फीके ने इंडिकेटर दिए बगैर गधा गाड़ी का रुख दाएं तरफ मोड़ दिया। एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ठा करके रेडी की बैक साइड पर लगी। मोटरसाइकिल को खराश तक न आई, अलबत्ता रेडी की हेडलाइट को काफ़ी नुकसान हुआ। अंदर वाली तारें नंगी होने की वजह से आपस में गले मिली और बल्ब की डेथ हो गई। इसके अलावा कोई काबिल बयान नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग सालम के सालम उस्ताद जी के हजूर हाज़िर हुए। गधी के ऊपर घोड़ी देखकर उस्ताद जी की खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने कहकहा लगाया और प्यार से मुझे सीने लगा दिया और ये मार का मारने पर हमें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की, जो हमने बिला उज़र कबूल कर ली। कहने लगे, मुझे अपने इस नौजवान शागिर्द पर फ़ख्र है। इसने आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया है। और इसके साथ ही उनके मुंह से अचानक एक शेर टपक पड़ा, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जनानों पे जो डालते हैं कमांड। थोड़ी देर बाद फीके ने कहा, बाबूजी जल्दी करो, इसे नीचे उतारो, मुझे इजाज़त दो, मुझे घर जाना है। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार करते होंगे, सोचते होंगे कि अभी तक क्यों नहीं आया। दरअसल बाबूजी मेरा छोटा बेटा मुझसे बड़ा प्यार करता है जी, मेरे बगैर रोटी भी नहीं खाता। आप उसके प्यार का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि वो मेरे साथ ही सोता है। अपनी माँ को तो घास भी नहीं डालता। घर में दाखिल होते ही दौड़ता हुआ गले से लग जाता है और पूरे मोहल्ले में मुनादी कर देता है, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। बस अब जल्दी करो। अब उस्ताद जी ने मुझे और चंद नामालूम अफराद को जो करीब ही खड़े थे कहा, हाथ डलवाओ यार, इसे नीचे उतारना है। मैंने शरारतन कहा, उस्ताद जी ये कैसी घोड़ी है जो अपने आप नीचे भी नहीं उतर सकती। चल चुप कर, उस्ताद जी ने मुझे डांटा। सभी ने मिलकर जोर लगाया और घोड़ी को गधी से नीचे उतारा। बस तजर्बे से साबित हुआ कि इत्तेफाक में बरकत है। उस्ताद जी ने फीके को 50 रुपए का नोट थमाया और कहा, हजूर अब तुम जा सकते हो, कहीं देर से जाने पर तुम्हारी बीवी तुम्हारी पिटाई ना कर दे। अब हमारी सुबह हमारी शामें घोड़ा पौड़ी के साथ बसर होने लगी। हमें काम को जल्द निपटाना था। हम लोग तो इसके प्यार में अपना घर बार भी भूल चुके थे। पूरा एक हफ्ता से एक दिन कम हम इसके साथ ऐसे ही रहे जैसे कोई शादीशुदा आदमी अपनी शरीक हज़ार के साथ हनीमून मनाता। मुझे तो यूँ महसूस हुआ जैसे ये घोड़ी फ़कत हमारे लिए ही बनी हुई। मगर हमेशा का साथ किसको नसीब होता है। आखिरकार जुदाई ने चारों तरफ से आ घेरा और हमें कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर लाहौर से हिजरत करने पर उकसाया गया। इसमें भी हमें कुछ शरपसंद और गैर अदबी लोगों की कारस्तानी नज़र आई जो हमारी इस कदर वालहाना मोहब्बत से जेलस थे। जिस शाम हमें रवाना होना था, हमने आहिस्ता से उसके कान में कहा, लो जी हम लोग तो जा रहे हैं, हमारी बख्शिश तो हो गई, हम चलते हैं। उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर पूरे ज़ोर से कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। मैं बीमार हूँ, मेरा क्या बनेगा? कोई दवाई लेके देने वाला भी नहीं। मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाना, बस नहीं जाना है। ये मेरा पहला और आखिरी फ़ैसला है। इतनी बातें, इतनी मिन्नतें और आहो फुगा सुनने के बावजूद भी हमारे जहन को सुकून नहीं आया और ज़रा भर तरस खाए बगैर हम इसे रोता बिलकता सिसकता छोड़कर तन्हा लाहौर आ गए। आते हुए घोड़ा पौड़ी उस्ताद जी के हवाले की और अर्ज़ किया, उस्ताद मोहतरम अब हमारी इज़्ज़त आपके हाथ में है। ये घोड़ी उस शरीफ आदमी को दे दीजिएगा जिसने इस गौहर नायाब को दिल पर हाथ रख के हमारे हाथ दिया था।
پھر بھی کبھی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فارغ ناظرین، استاد جی کی حیات طیبہ کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں تاکہ ایک فرضی سا خاکہ آپ کے ذہن میں پیدست رہ جائے۔ دیکھنے کو تو وہ بالکل عام استادوں جیسے معلوم ہوتے ہیں، معصوم سی صورت، کلیہ شریف بالکل سادہ، غور سے چہرے اور لباس کا مطالعہ کیا جائے تو کسی فلمی فقیر کے پھوپھی زیادہ لگتے ہیں۔ جسم پر کثرت زر کی وجہ سے جا بجا تھوڑی سی میل مستقل جم گئی ہے، جس کی وجہ سے گردن کا درمیانی حصہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے۔ نہانے میں کنجوسی کرتے ہیں تاکہ بیچارے پانی کو کوئی تکلیف نہ ہو، پھر بھی سال میں ایک آدھ مرتبہ نہار دھو کر خاتم طائی کی قبر پر لاتے مار دیتے، وہ بھی عیدین کو خوش کرنے کے لیے۔ اکثر فرمایا کرتے ہیں عید کے دن سب مسلمانوں کو مل کر نہانا چاہیے، اس سے معاشرے میں برکت پیدا ہوتی ہے، بعد میں کئی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح باجماعت نہانے کے بہت سے فائدے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ کہتے ہیں نہانے سے جسم کی گرمی اور میل کچیل اکٹھی ہی اتر جاتی ہے۔ نہانے سے انسان صحت مند اور توانا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ نہانے والے صابنوں میں صوفی ذوق کو اگلین ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انسان کی جڑوں سے میل کو نکال کر توانائی بخشتا ہے۔ جراثیم تو کیا، ان کا باپ بھی اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو جسم کے تمام پرزہ جات، جوڑوں کے درد، ریح کا درد، گٹھوں کا درد اور بواسیر جیسے موذی امراض سے بچاتے ہیں۔ کپڑوں، عورتوں، بوڑھوں، نوجوانوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس کی ٹکی کا سائز عام صابنوں سے کہیں بڑا ہے۔ پوری فیملی اپنے کپڑے دھونے کے علاوہ احتیاطاً نہا بھی لے تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹکی بالکل اسی طرح تر و تازہ رہتی ہے جیسے ابھی دکاندار سے ابار لی گئی ہے۔ اور تو اور فرماتے ہیں اس کی ٹکی یا ٹکیا کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اسے استعمال کرنے والے کا رنگ بھی سفید ہو جاتا ہے، اور اگر استعمال شدہ یعنی استعمال کرنے والا میں تھوڑا سا خون بھی ہو تو وہ چند ایام میں سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی مثالیں دے کر صوفی سوپ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوران لیکچر اگر کوئی اسٹوڈنٹ باتیں کرتا یا ادھر ادھر دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں دھیان سے حاضر ہو کر بیٹھو۔ پھر گویا ہوتے ہیں یہ جو بڑی بڑی ایکٹریس ہیں یہ بھی صوفی سوپ ہی استعمال کرتی ہیں، اسی لیے تو تمام استعمال کرنے والے یہی کہتے سنے گئے ہیں صوفی سوپ جو نام ہے اعتماد کا۔ کالج کی لڑکیاں اسے بے تحاشا استعمال کرتی ہیں۔ جس لڑکی کے میجک باکس بیوٹی باکس میں صوفی سوپ کا ٹکڑا نہ ہو اسے تو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتی، الٹا طعنہ زنی کرتی ہیں کہ تو اتنی باادب اور بد ذوق ہے، تجھے اچھے اور برے کی پہچان نہیں، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ استاد جی صوفی سوپ کی تو اس طرح تعریف کرتے ہیں جیسے صوفی سوپ بنانے والوں نے ان سے پیسے لینے ہیں۔